नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिवेट स्टडी पर। एसएससी जीडी एग्जाम 2025 का 13 फरवरी में पूछे गए सभी शिफ्ट का यानी कि ऑल शिफ्ट के प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं थर्ड शिफ्ट से। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सबसे न्यूनतम प्रतिशत वाला धर्म कौन सा है। तो भारत में सबसे न्यूनतम प्रतिशत किस धर्म का है, वो है जैन धर्म। ठीक है, सबसे कम है जैन धर्म। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक वाला कौन है, सबसे ज़्यादा प्रतिशतता किस धर्म का है, तो वो हिंदू धर्म है। ठीक है, आगे इसको डिटेल में पूरा देखते हैं। देखिए, भारत में जैन धर्म सबसे कम प्रतिशत में माने जाने वाले धर्मों में से एक है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या 0.4% है। मात्र 0.4% ही जैन धर्म है भारत में। ठीक, भारत के प्रमुख धर्म, सभी धर्म के बारे में जानते हैं। तो सबसे अधिक जो है हिंदू धर्म है। भारत में सबसे ज़्यादा लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की 79.8% है ना, 79.8% आबादी हिंदू धर्म को मानती है। इस्लाम धर्म की बात करें तो ये भारत में दूसरे नंबर पर आता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में दूसरे नंबर पे कौन सा धर्म आता है, तो इस्लाम धर्म आता है। इसको मानने वाले कितने लोग हैं, तो 14.2% है। तीसरे नंबर पर आता है ईसाई धर्म, जो कि कितना है, 2.3% है। और सिख धर्म जो है ये चौथे नंबर पर आता है, ये 1.7% है। और बौद्ध धर्म है 0.7%, ये पाँचवें नंबर पर आता है। सबसे कम किसका है, तो जैन धर्म का 0.4% है ना। तो ये चीज़ें सारे ध्यान रखना है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और अभी बन सकता है। सबसे अधिक धर्म वाला पूछेगा, बौद्ध धर्म टिक कर हिंदू धर्म टिक कर देना है। और दूसरे नंबर पर अगर पूछे तो इस्लाम धर्म करना है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कितने प्रतिशत है, तो 79.8% हिंदू धर्म है और 14.2% इस्लाम धर्म है। तीसरे नंबर पर कौन है, ईसाई धर्म है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हर्यक वंश का वह राजा कौन था जिसने काशी और कौशल को जीता था। तो ये अजातशत्रु था। ठीक है, अजातशत्रु, ये ध्यान रखना है। देखिए, ये बात आई क्या, हर्यक वंश का। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, वो था बिंबिसार। ठीक है, याद रखना है कौन था, बिंबिसार था। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दिया था, है ना, और अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन ने कर दिया गया था। तो इसलिए इसे पितृहंता वंश कहा जाता है। यानी कि पूछेगा इतिहास में किस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, तो हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर आया बिंबिसार, इसी तरह के बिंदुसार। तो ये दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए कभी भी पढ़ें तो साथ में दोनों को पढ़ना चाहिए। तो बिंदुसार कौन था, ये मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। ठीक, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। तो ये हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, और आपके एग्जाम में यहाँ भी रिपीट भी हुआ है। ठीक है, और इसको कई बार ये आपको एसएससी जीडी एनालिसिस के दौरान कई बार आपको पंचवर्षीय योजना के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें बता दिए थे, और वहीं से एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन आज भी पूछ लिया गया है। ठीक है, इसलिए लगातार आपको बता रहे हैं कि जो भी चीज़ें एनालिसिस में बता रहे हैं वहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो में मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न बताते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूरा लड़ रहा है ना, डेली लड़ रहा है। ठीक है, और पंचवर्षीय योजना के बारे में एक स्पेशल वीडियो अपलोड किया हुआ है, जो लोग नहीं देखें वहाँ जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, जिससे उसमें से ये भी बताया हुआ है पंचवर्षीय योजना के बारे में। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 51 से 56 था और ये कृषि पर आधारित है। जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य था 2.1%, लेकिन ये उपलब्धि हासिल हुआ था इसमें 3.60%। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना वाला वीडियो जरूर वहाँ जाकर देख लीजिएगा। जितने भी प्रश्न पूछा गया पंचवर्षीय योजना से सभी उसमें महत्वपूर्ण बताया हुआ। ठीक है, तो ये सब जाकर वहाँ पर देख लीजिएगा, पूरे डिटेल में बताया हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी। तो ये किससे संबंधित है, टी बाला सरस्वती, ये भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, अब ये भरतनाट्यम क्या नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। अब शास्त्रीय नृत्य से जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है उसके बारे में आपको एक बार यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, निश्चित रूप से आएगा, सभी चीज़ों को ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, देखिए भरतनाट्यम आपको शास्त्रीय नृत्य है, ये बता दिए, आपको तो मालूम है तमिलनाडु। बात करेंगे व्यक्ति से यहाँ रिलेटेड महत्वपूर्ण चीज़। ठीक है,
तो ये रुक्मिणी देवी अरुंडेल ये किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से, ठीक है। और यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से, टी बाला सरस्वती, ये तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भरतनाट्यम से संबंधित है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति और टी बाला सरस्वती ये भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। इसको भी ध्यान रख लेना है। मल्लिका साराभाई और आनंद शंकर जयंती ये भरतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट है राजा रेड्डी, सोनल मान सिंह और यामिनी कृष्णमूर्ति, तो ये कुचिपुड़ी से संबंधित है, ठीक है। कुचिपुड़ी से यामिनी कृष्णमूर्ति सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये कुचिपुड़ी से ये संबंधित है। अब कुचिपुड़ी से संबंधित है यामिनी कृष्णमूर्ति, अब जैसे यहाँ भी है, ठीक है, ये भरतनाट्यम से भी है, यानी कि भरतनाट्यम भी ये नृत्य करते थे और कुचिपुड़ी भी, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसका है कुचिपुड़ी के बारे में, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। और रही बात कथक से संबंधित कौन सा व्यक्ति है? शंभू महाराज है। और सितारा देवी पंडित ये कथक नृत्य से संबंधित है। और बिरजू महाराज ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, बिरजू महाराज याद रखना है, ये कथक नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट है गुरु बिपिन सिंह और राजकुमार सिंहजीत सिंह और चारू सिजा माथुरी ये मणिपुर शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट है कलामंडलम रमन कुट्टी नायर और कलामंडलम गोपी और मधुर वासुदेवन नायर ये कथकली शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट है कालीचरण महापात्रा के बारे में पूछेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है। और सोनल मानसिंह ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट है टी चिन्नमू अम्मा और कलामंडलम सुंगधी ये मोहिनी अट्टम से संबंधित है। इंदिरा पीपी बोरा और मनीराम दत्ता मोक्तर ये सतरिया नृत्य से संबंधित है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंदिरा पीपी बोरा और मनीराम दत्ता ये दोनों ध्यान रखना है, सतरिया शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो ये सभी आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अभी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? बेगम अख्तर किससे संबंधित है? तो बेगम अख्तर है ना भारत की प्रसिद्ध गायिका थी जिन्हें दादरा ठुमरी और वो गज़ल में महारत हासिल थी। तो ऑप्शन में आपको दिया था गज़ल, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया क्या? गज़ल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो वर्ष 2023 को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है ना, इकोनॉमिक वीकल सेक्शन EWS के परिवारों को व्यक्तिगत आवास के निर्माण या तो विस्तार के लिए कितने रुपए की सहायता दी जाती है? तो 1.5 लाख रुपए दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि ई-कॉमर्स के फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार से उसका आंसर हो जाएगा, इसमें जान लेना है कि ई कॉमर्स के फ़ायदा क्या क्या है। जैसे कम लागत, ज़्यादा ग्राहकों तक पहुंच और लचीलापन, ये ई कॉमर्स का फ़ायदा है ये सब, ठीक है। तो ई कॉमर्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या तो इंटरनेट कॉमर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 1930 के बारे में आया था। अब क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या है वो जो भी हो, लेकिन यहाँ पर आपको सभी चीज़ें बता देते हैं, तो आंसर आपको यहाँ ही मिल जाएगा। तो वर्ष 1930 में क्या हुआ था ये पूछा गया था। तो देखिए वर्ष 1930 में क्या हुआ? गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, है ना। 1930 से 32 के बीच में 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा 1931 में, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। यानी कि 1930 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और नमक सत्याग्रह पूछे कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था, जिसे दांडी यात्रा भी कहा जाता है, दांडी मार्च कहा जाता है। तो 1930 में हुआ था। और एक चीज़ क्या हुआ था 1930 में? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये कब हुआ था? तो 1930 में ही हुआ था, ठीक। तो ये सभी चीज़ें घटना है 1930 के, ठीक है। अब देखिए बात कर लेते हैं नमक सत्याग्रह यानी दांडी मार्च के बारे में। तो ये नमक सत्याग्रह जो 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा के रूप में शुरू हुआ था ये, और ये 24 दिन तक चला था। 6 अप्रैल 1930 को ये खत्म हुआ था, ठीक है। तो कितने दिन तक चला दांडी यात्रा, दांडी मार्च? तो 24 दिन तक। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना। यह आंदोलन साबरमती में गांधी जी के आश्रम से शुरू हुआ था और यह आंदोलन गुजरात के तटीय शहर दांडी तक पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि 1961 में कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 20 लोगों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और यानी कि जब इसकी शुरुआत हुई थी ना, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार। और करेंट अफेयर में भी याद रखना आपको, 2024 में 32 एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रख लेना। तीरंदाजी में
अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो कृष्ण दास थे। और क्रिकेट में अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी सलीम दुर्रानी थे। और कुश्ती में पहला खिलाड़ी कौन है? उदय चंद है। बैडमिंटन में पहला खिलाड़ी तो ये है पाने वाली पहली महिला है मीना शाह है। ठीक है, ये अर्जुन पुरस्कार इनको मिला है। शतरंज में अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी मैनुअल आरोन थे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है तारक काय और केंद्रक में क्या अंतर है? इससे क्वेश्चन आया था। तो तारक काय और केंद्रक के बारे में जान लेते हैं। देखिए, तारक काय कोशिका का एक अंग है, जबकि केंद्रक कोशिका का एक हिस्सा है। तारक काय में तारक केंद्र होते हैं जो कोशिका विभाजन के दौरान दिखाई देते हैं, वही केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं और ये कोशिका विभाजन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि तमिलनाडु में सूर्य भगवान की उपासना में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ये पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। यह 4 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। इस त्यौहार में सूर्य देवता को समर्पित पूजा की जाती है तमिलनाडु में। और बिहार में जो सूर्य भगवान को पूजा किया जाता है वो छठ पूजा होती है ना। पोंगल त्यौहार के 4 दिनों के नाम क्या है जो चारों दिन अलग अलग होती है? तो वो भोगी पोंगल, थाई पोंगल, मट्टू पोंगल और कानुम पोंगल इसका नाम है। नेक्स्ट है 1872 में प्रकाशित जर्मन पत्रिका में किसकी आवर्त सारणी ज्ञात तत्वों की उनके गुणों और द्रव्यमानों के आधार पर पहली व्यापक व्यवस्था को प्रकाशित किया था? तो दमित्री मेंडेलीव की आवर्त सारणी है ना। तो यहाँ पर क्या है, पहले जो आवर्त सारणी दिया था किसने दिया था? तो मेंडेलीव ने ही दिया था। और इनका जो किस पर आधारित था? ये परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। आधुनिक आवर्त सारणी पूछे तो वो कौन है? हेनरी मोसले थे। और ये किस पर आधारित था? तो परमाणु क्रमांक पर ये आधारित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट का क्वेश्चन क्या था? अनमोल खरब बैडमिंटन खिलाड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो अनमोल खरब कौन सा खिलाड़ी है? बैडमिंटन खिलाड़ी, ये हरियाणा से संबंधित है। तो अनमोल खिलाड़ी जो है बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खरब हरियाणा के फरीदाबाद से है। इनका जन्म जो है जनवरी 2007 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? जून 2024 तक भारत सरकार में संसदीय मामलों और अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किरण रिजिजू को नियुक्त किया गया। अब देखिए, ये वाला आपको फर्स्ट शिफ्ट में या तो सेकेंड शिफ्ट में ये आपको लिस्ट बताए थे। ठीक है, फिर थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपको बता दिए थे कि मंत्रिमंडल से पूछा क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय किनके पास है? नरेंद्र मोदी जी के पास है, जो कि अभी प्रधानमंत्री है। और परमाणु ऊर्जा विभाग भी मोदी जी के पास है। अंतरिक्ष विभाग भी नरेंद्र मोदी जी के पास है। सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मामले और अन्य सभी विभाग जो कि किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास है। बात कर लेते हैं सभी मंत्री के बारे में। जैसे कि रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। और गृह मंत्रालय कौन है? अमित शाह है। देखिए, ये पूरा लिस्ट आपको है ना फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में आपको पूरा अच्छे से बताया हुआ। ठीक है, तो वहाँ पर वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब बार बार बताएंगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, और इसको टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे, वहाँ भी आप देख लीजिएगा, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? संविधान के अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? अब ये क्वेश्चन भी देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपको संविधान अनुच्छेद वाला क्वेश्चन बताया हुआ है, वीडियो एक अपलोड किया हुआ है और आपको बार बार कर रहे हैं और वहाँ से डेली क्वेश्चन आ रहा है। जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ जरूर देखिएगा। आपको है ना जो कि ट्रेंडिंग टॉपिक का वीडियो जो भी डला हुआ है, हर वीडियो से एक एक क्वेश्चन डेली आ रहा है। ठीक है, तो ये समान नागरिक संहिता आपको अच्छे से याद भी करवा दिए थे कि समान अंक वाला है ना, समान अंक वाला समान नागरिक संहिता। अब 42 अनुच्छेद पूछेगा तो ये प्रसूति हित लाभ है ना, और बाकी सब अनुच्छेद आपको बताया हुआ। ठीक है, तो वहाँ जाकर जरूर देख लीजिएगा। संविधान का अनुच्छेद 165 की बात करते हैं तो ये राज्य के महाधिवक्ता के बारे में ये बताता है। और ये महाधिवक्ता जो है ये क्या होता है? राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। या तो राज्य का कानून जो सलाहकार होता है वो कौन होता है? महाअधिवक्ता होता है। ठीक है, राज्य में केंद्र में जो होता है वो महान्यायवादी होता है। ठीक है, अगर अटॉर्नी जनरल जो होता है महान्यायवादी, वो भारत का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है। और भारत का पूछा जाए तो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। और जो राज्य में क्या होता है? महाधिवक्ता, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है अनुच्छेद 165 के तहत। और केंद्र वाला जो है वो अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है, भारत के महान्यायवादी को। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है मनरेगा के तहत कितने दिनों के गारंटी की रोजगार की गारंटी है, तो 100 दिन की रोजगार की गारंटी है मनरेगा के तहत। ठीक है, ये क्वेश्चन कितनी बार कई बार पूछा गया, हर एग्जाम में पूछा जाता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जो कि मनरेगा जो बोल रहे हैं, ठीक है, इसका जो शुरुआती नाम था क्या, नरेगा था। ठीक है, ये क्या है, यह एक श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम के अधिकार की गारंटी देना है। तो पहले इसका नाम क्या था, नरेगा था, है ना। इसका फुल फॉर्म याद रखना है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये कब लागू हुआ था, 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। अब यही जो नरेगा है ये 2009 में ये कहलाया क्या, मनरेगा इसे कहा जाने लगा, है ना। मनरेगा यानी कि नरेगा जो है वही में उसमें MG जुट गया। ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2 अक्टूबर 2009 से ये जो नरेगा था उसका नाम मनरेगा में बदल दिया गया। ठीक है, इस अधिनियम को पहली बार 1991 में PV नरसिम्हा राव द्वारा प्रस्तावित किया गया था। मनरेगा के लिए नोडल मंत्रालय कौन होता है, तो विकास, है ना, ग्रामीण विकास मंत्रालय है। और मनरेगा का जनादेश प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि राजश्री सिरके का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से, तो ये कथक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या कि इनमें से देशज शब्द कौन सा नहीं है, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया था, तो कौन सा देशज नहीं है, देखिए किताब, केला और हमेशा, ये सब देशज शब्द है। ये हमला जो है ये विदेशी शब्द है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, स्त्री शब्द के पर्यायवाची कौन नहीं है, तो नहीं है पूछा था, इसमें से ये क्या, ये सब है, तो इसके अलावा जो रहेगा वो आंसर हो जाएगा। तो स्त्री शब्द के पर्यायवाची है महिला, नारी, कामिनी, रमणी, विनीता, कांता, सुंदरी, औरत और अबला, ये सब महिला यानी कि स्त्री शब्द के पर्यायवाची है। नेक्स्ट है कड़ा शब्द का विलोम क्या होगा, तो कड़ा शब्द का विलोम शब्द है कोमल। कड़ा शब्द के अन्य अर्थ क्या क्या है, ठोस, सख्त, निष्ठुर, दयाहीन, वहीं और कोमल शब्द के अन्य अर्थ क्या हो जाता है, कोमल शब्द का मतलब वहीं कोमल शब्द का अन्य अर्थ हो जाता है मुलायम, नाजुक, सुकुमार, उदार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, अप्सरा शब्द के पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें जो है वो ध्यान रखना है, बाकी इसके अलावा जो होगा वो आंसर हो जाएगा। तो अप्सरा शब्द के पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है, अंबुकन, बाष्पकरण, परी, स्वर्ग की वेश्या और इंद्र की सभा में नाचने वाली देवागना, है ना, देवागना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एक यमुना एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, जबकि नदी मतलब व्यक्तिवाचक या तो जातिवाचक से आया था। तो व्यक्तिवाचक क्या है, जैसे यमुना है क्या व्यक्तिवाचक है, जबकि नदी क्या है ये जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या तो स्थान के पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करना, ये हो गया जातिवाचक। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो ये थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न होता है समाप्त। और अब देखते हैं फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट का, तो इसमें आपको डिटेल में जो है पूरा बताया हुआ है। ठीक है, एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए मंत्रालय से दोनों शिफ्ट में एंड फर्स्ट में भी थर्ड में भी पूछा गया था कि कौन सा मंत्री है, तो पीयूष गोयल जो है ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है, श्री पीयूष गोयल है। बाकी सभी मंत्री के बारे में आपको डिटेल में जाकर फर्स्ट शिफ्ट वाला सॉल्यूशन देखिएगा तो उसमें पूरा बताया हुआ है। ठीक, और वहाँ से 2 प्रश्न आज पूछा गया है। ठीक है, देखिए पूरे डिटेल में आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक है। और शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूरा डिटेल में बता दिए हैं, है ना, पूरे जितने भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सब बताया हुआ। ठीक, ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट्स में सारी चीज़ें बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की प्रमुख होता है, तो अनुच्छेद 74 के तहत। बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था, 1911 में रद्द हुआ था। नेक्स्ट है कि ये किसके समय हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग के समय ये रद्द हुआ था, लागू हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है, बाल लिंगानुपात सबसे कम किस राज्य का है, तो हरियाणा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक्स्ट्रा फैक्ट्स में ये सभी कई चीज़ें बता चुके हैं। ठीक है,
घाटे के बजट से क्या आशय है? जब किसी देश या संगठन के खर्च उसकी आय से ज़्यादा हो जाते हैं तो इसे घाटे का बजट कहा जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है पूछा था, तो संगीत, नाटक, नृत्य और लोक कला और रंगमंच के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार की शुरुआत 2006 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 10 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, बाकी चीज़ें डिटेल में आपको बताया हुआ है। ISSF वर्ल्ड कप 2024 भारत ने कितना पदक जीता था? तो 6 पदक जीता था। ठीक है, बाकी चीज़ें ये सब बताया हुआ है। नेक्स्ट है द बिल्स ऑफ लेडिंग बिल 2024 किस मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया था? तो पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, यानी कि जिनके मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1985 में किया गया था। ठीक है, बाकी जो ये सब पुरस्कार है और किस क्षेत्र में दिया जाता है आपको बताया हुआ है। ये सब परमवीर चक्र, सर्वोच्च युद्ध वीरता पुरस्कार है। ठीक है, ये सब डिटेल में आपको बताया हुआ है। ठीक है, कर्नाटक गायिका जिसे बॉम्बे जयश्री की उपाधि दी गई है, कर्नाटक गायिका जिसे बॉम्बे जयश्री की उपाधि दी गई वो कौन है? जयश्री रामनाथ है, इसका करेक्ट आंसर है। गोपथ ब्राह्मण किस वेद से जुड़ा हुआ है? तो ये अथर्व वेद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बाकी कौन सा जो है वेद उसका ब्राह्मण कौन है तो ये आपको बता दिया है ना। ऋग्वेद का शतपथ है और यजुर्वेद का ऐत्रेय, सामवेद का षड्विंश, अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है। नेक्स्ट है अनाथ शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो सनाथ होता है ना। अनाथ का पर्यायवाची ध, असहाय, निसहाय, यतीम, बेसहारा है ना, ये सब क्या है? अनाथ का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है चेतन शब्द का विलोम शब्द क्या है? चेतन का है अचेतन। ठीक है, चेतन शब्द के अन्य अर्थ क्या क्या होता है? आत्मा, जीव, मनुष्य, आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंकन शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो उसका तद्भव रूप है कंगन। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो सामवेद से संबंधित है। बाकी चीज़ें डिटेल में बता चुके हैं वेद के बारे में। कण्व वंश के राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव थे। दक्षिणामूर्ति पिल्लई ये किस वाद्य यंत्र से? तो मृदंगम से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये सब कई चीज़ें हैं, डिटेल में आपको सब बताया हुआ। ठीक, मानव तस्करी का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो मानव तस्करी का निषेध है अनुच्छेद 23 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत सबसे कम था? तो गोवा के अंदर था। ठीक है, सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? समुद्र से जल वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, भाप में बदल जाता है, ये वाष्पीकरण कहलाता है। और लीवर से जुड़ी कुछ बीमारी के बारे में पूछा था, तो हेपेटाइटिस, फैटी लिवर, सिरोसिस, लीवर कैंसर और ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, ये लीवर से जुड़ी बीमारियां हैं। यदि कोई पिंड अस्थिर गति से घूम रहा है तो उसका त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। भारत के पड़ोसी देशों में सबसे अधिक जो है आबादी सबसे अधिक कहाँ की है? तो भारत के पड़ोसी देशों में तो शहरी आबादी सबसे अधिक है मालदीव में। नेक्स्ट है सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये सबरीमाला मंदिर केरल के पतनतिट्टा जिले में है। यह मंदिर सबरीमाला पहाड़ी पर है और ये समुद्र तल से 3000 फीट की ऊंचाई पर है। ये भगवान अयप्पा को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? तितास साधु किस खेल से संबंधित है? तितास साधु जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। मौलिक शाह को 2018 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस नृत्य के लिए मिला था? तो ये कथक नृत्य के लिए मिला था। नेक्स्ट आया था क्या? सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन थे? तो अमृत मोहन प्रसाद थे। दीपावली का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्मारंग पांडुरंग थे। ठीक है, बाकी प्रमुख संस्थाएं और उसके संस्थापक इसमें आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो जो लोग भी नहीं देखें जरूर देखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है ना। तमिलिसाई सुंदरराजन किस राज्य की राज्यपाल थी जो राज्यसभा में चुनाव लड़ी? तो ये तेलंगाना के राज्यपाल थे तमिलिसाई सुंदरराजन। 2023 में भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा बिहार, इसका करेक्ट आंसर है। घरेलू
घुरेही है ना, घुरेही निम्न में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। भारत के किस पड़ोसी देश में शहरी जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ये चीन में है। ठीक। और भूटान जो है भारत का सबसे अधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला पड़ोसी देश है, प्रतिशत वाला। और वह प्रक्रिया जिसमें महासागरों और नदियों का पानी वाष्प में बदल जाता है, यही क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक वस्तुओं के लिए कुछ भी भुगतान नहीं कर पा रहा है तो उसे डैश के रूप में जाना जाता है, तो उसे फ्री राइडर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, किसी राज्य का मुख्य सचिव कौन होता है? तो उस राज्य के सबसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। मुख्य सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। मुख्य सचिव को राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, अब आपका पूरे क्वेश्चन हो चुका है समाप्त। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।